स्ट्रीमिंग पे हटा दो, स्ट्रीमिंग की नहीं जरूरत है, स्ट्रीमिंग बंद कर दो। आ जाओ इधर। हम्म, नीचे नीचे पर क्लिक कर दो, हाँ इस पे क्लिक करो। आ गया। हो गया। ठीक है। ओके, थैंक यू। अब ये मेरे पास दे दो बस। हेलो हेलो। हाँ ये मेरे को दे दो बस। अब मैं कर लूँगा। हाँ जी, स्वागत है आपका सेरेमिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री। इससे पहले वाली जो क्लास शेड्यूल की हुई थी ना, वो किसी कारण से पता नहीं क्यों चल नहीं पा रही थी, तो इसलिए हमने एक नई शेड्यूल कर दी। तो शायद कोई कन्फ्यूजन होगा, आधे लोग उस पर देख रहे होंगे, तो आप इस पे आ जाओ भाई। ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक बार मैं ट्राई करता हूँ वो वाली कैंसिल कर दूँ, वरना कुछ बच्चे उधर ही दूसरे वाली पे लगे रहेंगे। 1 मिनट रुको ना। ठीक है, चलो इधर जुड़ गए, सब लोग इधर ही जुड़ गए। ओके ठीक है। चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं अपन इंडियन हिस्ट्री की। एक बार मुझे सब लोग बता देंगे ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो एक बार बता दो ज़रा, ऑडियो वीडियो। एक बार ऑडियो वीडियो बता देंगे। गुड इवनिंग सर। आई ऑफर माई ब्लेसिंग्स इन डिवाइन इन यू, थैंक यू। हृदयनाथ जी, गुड इवनिंग। क्लियर, थैंक यू सर फॉर ऑल योर एफर्ट्स, मीन्स a lot टू ऑल ऑफ अस, थैंक यू। क्लियर। क्लियर। ओके। चलिए, लेट्स स्टार्ट इंडियन हिस्ट्री। ऑल ओके, ठीक है। तो मैं कमेंट सेक्शन को एक बार ऑफ कर देता हूँ और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, और फिर उसके बाद में अपन बीच बीच में कुछ देर के लिए कमेंट देखते रहेंगे। एक बार के लिए मैं कमेंट सेक्शन को कर देता हूँ बंद, ठीक है। चलिए, तो आज हम जो वो इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं, और इंडियन हिस्ट्री को लेकर सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आरएएस का अभ्यर्थी सबसे कम पढ़ता है, खास तौर पर साइंस बैकग्राउंड का, या जिसका कॉलेज के अंदर इंडियन हिस्ट्री नहीं रहा है, वो सबसे कम पढ़ता है इसको। और इसका रीजन बहुत ही क्लियर है सबसे कम पढ़ने का, कि प्रीलिम्स में इसके बिना काम चल जाता है। ठीक है। इसलिए देखा जाता है कि प्रीलिम्स के अंदर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टूडेंट सोचता है कि यार इतनी बड़ी हिस्ट्री कौन पढ़ेगा 10 क्वेश्चन के लिए, इसलिए उसको छोड़ देता है। लेकिन समस्या कब आती है? समस्या आती है जब वो मेंस देने बैठता है और वो देखता है कि इंडियन हिस्ट्री से लगभग 35 मार्क्स के मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर वो सोचता है कि यार 3 महीने में इतनी बड़ी हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी जाएगी। इसलिए इस पूरे लूप के अंदर, प्री के अंदर उसको स्कोरिंग नहीं लग रहा, मेंस के अंदर प्रैक्टिकल नहीं लग रहा इतना पढ़ पाना, इसलिए सामान्यतः उसकी हिस्ट्री कभी होती नहीं है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन देखो भाई साहब, ऐसा है कि इसको प्री से पहले ही कर लिया जाए। इसीलिए मैंने आपके शेड्यूल में, टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में, आपके बैच के शेड्यूल में इसको पहले रखा। उसके आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आपको मेंस के अंदर एक लीड मिलेगी बाकी लोगों से। इसके साथ साथ दूसरा एक और फायदा है, और वो फायदा ये कि प्री में भी आपके 5 से 7 क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। जो आप लास्ट में सिर्फ रिवीजन करके ही जा रहे थे, उसकी बजाय और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अब वो एक आता है कि सर इंडियन हिस्ट्री बड़ी बहुत है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा मिथ है ये, खास तौर पर आरएएस के बारे में। कितने लोगों को लगता है कि इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ी है? हाय सर, मेरा इंडियन हिस्ट्री मेंस ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे हम। अब बात करेंगे लव योर वे ऑफ टीचिंग, अवंतिका, थैंक यू। कितने लोगों को लगता है कि इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ी है? कितने लोगों को लगता है कि इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ी है?
सर नेक्स्ट सब्जेक्ट हिंदी शुरू करा दो। सब करा देंगे, एक बार आप जो सब्जेक्ट चल रहा है पहले उस पर थोड़ा डिस्कस कर लें। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया है सर, ठीक है। आशीष का कहना है सर नहीं लगता, ओके। बाकी सब का कहना है सर लगता है। सुभाष जी का कहना है मुझे लगता है, सुनीता का कहना है मुझे नहीं लगता, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या है आंसर, क्या है इसका? मुझे लगता है कि इंडियन हिस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है, इवन राजस्थान हिस्ट्री से भी छोटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कभी इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को ठीक तरीके से समझा ही नहीं। हमारा इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका ही गलत रहा है, तरीका ही गलत रहा है, बिल्कुल मैं तो क्लियर कहता हूं, तरीका ही अभी तक गलत रहा है। क्यों गलत रहा है तरीका? क्योंकि हम क्या करते हैं, जब राजस्थान को पढ़ते हैं तो राजस्थान हिस्ट्री को अलग पढ़ते हैं और राजस्थान कल्चर को अलग पढ़ते हैं, जबकि सब लोग मानते हैं कि ये दोनों सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर फिर भी राजस्थान पढ़ते समय तो हम अलग अलग पढ़ते हैं। इंडिया वाले के अंदर समस्या ये हो जाती है कि हम इंडिया की हिस्ट्री को और इंडिया के कल्चर को अलग अलग करके नहीं पढ़ते हैं। हमें ये कह दिया जाता है कि उसी में से कल्चर वाला पार्ट निकाल लेना, मेंस में वो पढ़ लेना, ऐसे नहीं होता है। इंडियन हिस्ट्री को और इंडियन कल्चर को अलग अलग करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े तो फिर राजस्थान हिस्ट्री राजस्थान कल्चर भी हुए हैं। तो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इंडियन हिस्ट्री जब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ और इंडियन कल्चर जब मैं कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की, और उसको मैं अलग बता रहा हूँ। एंशिएंट और मिडिवल वाला जो कल्चर है उससे अलग बता रहा हूँ। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम जो अलग अलग ही पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री को अलग पढ़ेंगे, कल्चर को अलग पढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं यदि इसमें वापस आता हूं, तो मैं जब बात करता हूं प्रीलिम्स की, तो मैं इसका जो डिवाइडेशन जो है, अभी तक जो आपने डिवाइडेशन पढ़ा है हिस्ट्री का, वो पढ़ा है एंशिएंट और मिडिवल, ये डिवाइडेशन पढ़ा है। मैं इस डिवाइडेशन से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको डिवाइडेशन करूंगा हिस्ट्री वाला पार्ट और कल्चर वाला पार्ट, ये दो का डिवाइडेशन करेंगे, हिस्ट्री वाला पार्ट और कल्चर वाला पार्ट। प्री मेंस के अंदर भी हम इसी तरीके से डिवाइडेशन करेंगे, हिस्ट्री वाला पार्ट और कल्चर वाला पार्ट। यदि मैं मेंस के अंदर बात करूं तो हिस्ट्री हमारे सिलेबस में ही नहीं है। मेंस में हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कल्चर है। जबकि प्री के अंदर हम बात करें तो दोनों हैं। लेकिन प्री में भी हम यदि देखें तो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 10। मॉडर्न हिस्ट्री के हटा दें तो टोटल क्वेश्चन कितने आए, एंशिएंट और मिडिवल के मिला के 6 से 7। इस 6 से 7 क्वेश्चन में से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो कल्चर से ही आते हैं, 2-1 क्वेश्चन आप हिस्ट्री से मान लो। इसलिए मेरा तो ये मानना है, राजस्थान वालों को यदि आरएस के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कल्चर, क्योंकि कल्चर पढ़ने से आपके प्री के भी 80% कवरेज हो जाती है और मेंस की 100% कवरेज हो जाती है। यदि आप सिर्फ कल्चर पढ़ लो तो प्री की 80% और मेंस की 100% कवरेज हो जाती है। आपको हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको राजा महाराजा की कहानियों में उलझा के रखने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है उन कहानियों का। हाँ, मैं यदि यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा होता तब मैं अलग बात कहता, तब मैं ये कहता कि यार हिस्ट्री कल्चर को एक साथ ही कर लेते क्योंकि चीजें आपस में इंटरलिंक है। लेकिन यहां पर जब हिस्ट्री हमारे सिलेबस में ही नहीं है मेंस वाले में, तो क्यों हम इसके ऊपर इतना जो है, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो हालांकि अधिकतर बातें आ जाती है। अब मौर्य काल के अंदर अशोक के बारे में, गुप्त काल, कनिष्क, है ना, इन सब के बारे में क्यों इतना पढ़ना है? क्यों फिर वो साउथ वाले जो राजा हैं नेडुंजल्य वगैरह, उन सब के बारे में पढ़ना है? फिर क्यों जो आपके सल्तनत काल के राजाओं के बारे में पढ़ना है? फिर क्यों हमें मुगल काल के राजाओं के बारे में पढ़ना है? क्यों हमें जो है मेवा जो आपके मराठा हैं उनके शासकों के बारे में पढ़ना है? सिलेबस में ही नहीं है तो क्यों अपना समय खराब करें? इसलिए हम यहां पर डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, कल्चर के बारे में। और आपका जो कंटेंट जो मैंने तैयार किया है वो भी इसी तरीके से किया है। एक बार मैं आपको जो मेंस का सिलेबस है, पहले हम जो है सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं। एक्चुअल में मैं ये कहूं कि ये जो बैच है इसमें जो मैं आपको क्लासेस दूंगा वो यहां पर मेंस और प्रीलिम्स दोनों को ही टारगेट करेगी, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को अलग अलग कर पाना बड़ा मुश्किल है।
सिलेबस को अलग करना आसान है लेकिन क्वेश्चन को अलग करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं इन दोनों का इस बैच के अंदर आपको सिर्फ कल्चर वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, सिर्फ कल्चर वाला पार्ट पढ़ेंगे। हिस्ट्री वाले पार्ट को अपन कर देंगे अलग। हिस्ट्री वाले को रिवीजन करना होगा, एक दिन के अंदर मुश्किल से मुश्किल 5 घंटे के अंदर हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। उसमें भी क्या पढ़ाना है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। यदि आपको पढ़ना हो सल्तनत काल और मुगल काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी सिर्फ उसके बारे में पढ़ लेना, और विजयनगर राज्य पढ़ लेना, बस। प्री प्लस मेंस दोनों कवर है आपका, प्री प्लस मेंस दोनों कवर है 5 घंटे के अंदर। तो हिस्ट्री वाले पार्ट को हम यहां पर नहीं लेंगे, हम यहां पर लेंगे सिर्फ कौन सा पार्ट, कल्चर वाला पार्ट। अब हम यदि चलते हैं कल्चर वाले पार्ट पे, तो कल्चर वाले पार्ट का आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला जो सिलेबस में आपके जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है रिलीजन एंड फिलोसफीज, धर्म और दर्शन, धर्म और दर्शन। अब जब सिलेबस में इस तरीके से दे रखा है तो मेरा यकीन करें इसी तरीके से ही पढ़ना है। पूरा धर्म और दर्शन एक साथ पढ़ेंगे। अभी तक हम कैसे पढ़ते आए हैं, अभी तक हम पढ़ते आए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तब उसका धर्म पढ़ लिया, वैदिक काल पढ़ रहे हैं तब उसका धर्म पढ़ लिया, महाजनपद काल आता है उस समय बौद्ध और जैनिज्म, बौद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ लिया। ऐसे पढ़ते हैं। हम यहां पर कैसे पढ़ेंगे, जब धर्म और दर्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का धर्म दर्शन, फिर वैदिक पीरियड का धर्म दर्शन, फिर महाजनपद काल और जैनिज्म, इसमें बौद्धिज्म जैनिज्म, फिर यहाँ पर आजीविक संप्रदाय, फिर भारत की जितनी भी परंपराएं हैं, है ना, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, उसके बारे में, फिर जो आपके शंकराचार्य माधवाचार्य के बारे में, फिर सूफी काल और भक्ति काल के बारे में, और सिख धर्म के बारे में। इस तरीके से पूरा एक साथ लेंगे। पूरा एक साथ लेने से क्या फायदा होगा या पूरा एक साथ हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अरे भाई साहब, उन्होंने सिलेबस इस तरीके का डिजाइन करके दिया है कि वो धर्म दर्शन को एक रूप में पढ़वाना चाह रहा है आपसे। वो क्वेश्चन 2 बार हो गए। बौद्ध धर्म की एक बार तो उपनिषद से तुलना करवाई है। बौद्ध धर्म की उपनिषदों से जब वो तुलना करवा रहा है, इसका मतलब वो रिलीजन को अलग अलग करके देख ही नहीं रहा, आप ही देख रहे हो। तो यहां पर हम इसको एक करके देखेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब आप ये देखेंगे, आपको जब ये नोट्स मिलेंगे, तो हमने सबसे पहला चैप्टर जो बनाया वो है धर्म और दर्शन। और धर्म और दर्शन से लगभग आपका कल्चर का 50% टाइम या 40% टाइम आपका इसी में जाएगा। 40% टाइम आपका धर्म और दर्शन में जाएगा। अपना सबसे बड़ा चैप्टर है धर्म और दर्शन, 40% टाइम अपना इसके अंदर जाएगा। इसमें यदि आप देखेंगे, आपके जो नोट्स हमने जो तैयार किए हैं, एक बार मैं आपको आज सारी चीजें पहले ब्रीफ कर देता हूं। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे पढ़ेंगे, कितनी क्लासेस लगेंगी, वो सारी चीजें मैं पहले ब्रीफ कर देता हूं। जब हम धर्म दर्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म की क्या क्या विशेषताएं थी, इस तरीके, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिया कि यदि छोटे छोटे चीजों पर भी 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मातृ देवी, मदर गॉडेस पर भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपके पास इतना कंटेंट हो, पशुपति शिव पर भी पूछ लिया जाए तो आपके पास कंटेंट हो, आपके पास इनकी वृक्ष पूजा से या पशु पूजा से भी पूछ लिया जाए तो आपके पास कंटेंट हो, और ओवरऑल आपके पास 2 पेज का कंटेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर हम सीधे आ जाते हैं वैदिक कालीन धर्म के बारे में। वैदिक कालीन धर्म के बारे में, उसका वैचारिक आधार क्या था, प्रमुख देवता कौन से थे, है ना। उसके बाद में ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक में अंतर क्या था, समानताएं क्या थी, यज्ञ कौन कौन से प्रकार के होते थे। तो इस तरीके से हम यहां पर पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक धर्म से तुलना भी करवा दी, वैदिक में और उत्तर वैदिक में भी तुलना करवा दी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी वैदिक रिलीजन से तुलना करवा दी, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने बौद्धिज्म जैनिज्म लिया। बौद्धिज्म जैनिज्म को डिटेल में, जब मैं बौद्धिज्म जैनिज्म पढ़ाऊंगा तो प्री वाली चीजें भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो आपकी क्लासेस हैं इसमें प्री प्लस मेंस दोनों हो जाएगा, क्योंकि आपको प्री भी देना है, तो सबके काम आने वाली है क्लासेस। कुछ चीजें ऐसी होंगी मैं अलग से बता दूंगा कि देखो ये स्पेसिफिकली प्री के लिए है, पर इसको यहीं पर पढ़ लो, ठीक है। तो धार्मिक क्रांति के कारण हो गए, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही शानदार यहाँ मैंने कलेक्शन किया है। जब आप इस बार हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आपकी पहली बात तो कुछ मिथ हट जाएंगे, हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है, उसका डिवाइडेशन कैसे होता है। दूसरा, आपके मेरे बारे में भी कुछ यदि मिथ है कि ये पॉलिटी अच्छी पढ़ाते हैं, तो वो आपका मिथ खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि पॉलिटी तो ठीक है, टाइम पास ही करते हैं, बाकी पढ़ाते तो हिस्ट्री है,
क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, मैंने जेआरएफ हिस्ट्री में किया है, मैंने एमफिल जो हिस्ट्री का हमारा सब्जेक्ट रहा है, यूपीएससी में ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, और यूपीएससी में ऑप्शनल में थर्ड हाईएस्ट मार्क्स ऑल ओवर इंडिया मेरे रहे हैं 2018 वाले अटैम्प्ट में। 2020 वाले अटैम्प्ट में भी 282 मार्क्स थे, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स जो माने जाते हैं। तो अब इसमें हमने अच्छा क्या किया है, इसमें अच्छा हमने ये किया कि जैसे ही जो चैप्टर खत्म हुआ उसके मेंस के पीवाईक्यू कौन कौन से यूपीएससी के, आरपीएससी के, फिर ये ऑब्जेक्टिव वाले भी है, ऑब्जेक्टिव वाले आपकी बुक में से हटा देंगे, है ना, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू की वैसे भी एक अलग से बुक निकाल रखी है, इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि फिर वो आपको लगेगा कि कंटेंट ज़्यादा है। फिर जैसे मान लो ये वाला आपके आ गया, बौद्ध जैन से कौन कौन से पीवाईक्यू पूछे हुए हैं। यदि आप बौद्ध जैन के पीवाईक्यू को देखो ना, यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन और यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, जस्ट अपोजिट। यूपीएससी 2018 में ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो बौद्ध धर्म है वो उपनिषदीय विचारों में से थे, यानी कि बौद्ध धर्म, बौद्धिज्म वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम उपनिषद रिलीजन, उपनिषद थॉट्स। बौद्धिज्म वाज इंस्पायर्ड बाय थॉट्स ऑफ उपनिषद। लेकिन 2022 वाले में इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भले इंस्पायर्ड होगा लेकिन बौद्धिज्म वाज ए यूनिक, बौद्धिज्म वाज एन यूनिक रिलीजन। बौद्ध धर्म पूरे रूप में एक नया धर्म था, जस्ट अपोजिट। यूपीएससी 2018 का और यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन जो है जस्ट अपोजिट। इस तरीके से हमें यहां से पीवाईक्यू से बहुत शानदार आइडिया मिलता है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन फिर जो है इन्होंने आरपीएससी ने पूछा, बौद्ध धर्म की आई थिंक तुलना करवाई थी आपके उससे, ये भक्ति सूफी में जो शुरुआत होती है वहां से, तो वहां से तुलना करवाई। तो यहां पर इंटरचेंजेबली जो इसको यूज किया जा रहा है कि बौद्ध को उपनिषद से, उपनिषद को सिंधु घाटी सभ्यता से आपस में तुलना करवाई जा रही है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको कंटेंट को रखा है, ठीक है। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इस चैप्टर के अंदर जो है वो आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू हैं यूपीएससी वगैरह के सबके। फिर उसके बाद में मेंस वाले जो क्वेश्चन है जैन धर्म के, बौद्ध जैन धर्म में अंतर क्या थे, है ना, और ये अक्षुण व्रत पर टिप्पणी लिखो। अब देखो अभी तक आपने ये नहीं पूछा है अक्षुण व्रत पर टिप्पणी लिखो, लेकिन एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। अब पूछा जा चुका है तो आपके भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। आपको अगर सर ऐसे कैसे, आपको कैसे पता लगता है, तो मैं आपको एक छोटा सा एक हिंट देता हूं, एक आइडिया देता हूं मैं आपको। यहां पर ये देखेंगे दर्शन के बारे में, एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा भागवत धर्म में चतुर्व्यूह क्या है। चतुर्व्यूह के कॉन्सेप्ट के जस्ट आगे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है पांचरात्र। तो एमपीपीसीएस के अंदर पूछा चतुर्व्यूह क्या है, आरपीएससी के अंदर पूछा पांचरात्र की अवधारणा क्या है। ना आपको चतुर्व्यूह पता होगा ना पांचरात्र पता होगा, क्योंकि हमने कभी इस तरीके से आपस में इसको पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो इसको लेके चलेंगे, तो पांचरात्र की उदाहरण क्या, ये वाला क्वेश्चन था। तो इस तरीके से जो हम इस धर्म और दर्शन वाले को, फिर उसके बाद में आता है भक्ति और सूफी वाला। तो भक्ति और सूफी में तो यूपीएससी ने भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सिर्फ यूपीएससी वाले क्वेश्चन भी करके चले जाओ, भक्ति सूफी में कुछ बचता ही नहीं है। लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है। यूपीएससी 2023 में आया, 22 के अंदर तो 3 क्वेश्चन आ गए, 21 के अंदर भी 3 क्वेश्चन आ गए। हमने कुछ ऑप्शनल वाले भी उठा लिए, ऑप्शनल वाले जो आपके लिए रेलेवेंट थे वो भी हमने उठा लिए। 2019 के, 2018 के 2 क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन, उसके बाद में आरपीएससी में 2024 में, 2021 में, 2016 में, उसके बाद यूपीपीसीएस का 2020 के, 2019 के, एमपीपीसीएस के, इतने क्वेश्चन यदि आप करके चले गए, उसके बाद हिस्ट्री में आपके लिए नया क्वेश्चन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, नया क्वेश्चन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हिस्ट्री को जो है पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो कि है आपके कौन सा, धर्म और दर्शन। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू हैं, है ना। मैं एक बार इसको आगे लेके चलता हूँ, ये सारी इसके आंसर की हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा। तो ये तो हो गया रिलीजन वाला। अगला जो चैप्टर आएगा उससे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस वापस से दिखा देता हूँ। ये है आपके सिलेबस, जिसमें कि हम ये जो कल्चर वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें ये 2 चीजें दे रखी है, ये 2 चीजें आपके सिलेबस की हैं। इसमें से एक यूनिट के बारे में बात कर चुका हूं, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन और दर्शन, इसके बारे में मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। 47 पेज का कंटेंट रहेगा, थ्योरी वाला पार्ट 47 पेज का रहेगा, और आपके ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर सिख धर्म तक पूरा धर्म दर्शन सब हो जाएगा। 47 पेज का ये कंटेंट रहेगा। फिर उसके बाद में ये वाला जो यूनिट है, इसका लगभग 100 पेज मान लो, या 80-90 पेज मान लो, इसमें पूरी यूनिट आपके कवर हो जाएगी। लगभग 150 पेज का मैं आपको थ्योरी का कंटेंट दूंगा, और इसके लिए आपको कितने मार्क्स का आएगा वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे।
अब एक बार इसको पहले सिलेबस को पढ़ो, क्या है। भारतीय धरोहर, इंडस वैली से लेकर ब्रिटिश काल तक भारत की ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, वास्तुकला एवं साहित्य। सबसे पहले तो हमें यह पता हो कि हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि अधिकतर लोगों को कल्चर का या हिस्ट्री का सिलेबस ही नहीं पता होता। तो सिलेबस के अंदर है आपके ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, परफॉर्मिंग आर्ट। प्रदर्शन कलाओं का मतलब है परफॉर्मिंग आर्ट। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश वाले जो है वो आपस में से कोई कंफ्यूजन है की आवश्यकता नहीं है, सारा चीज अच्छे से करेंगे, बहुत डिटेल में, कोई चिंता की बात नहीं है। ना तो हिंदी में दिक्कत आएगी ना इंग्लिश में दिक्कत आएगी। उसके बाद में आएगा वास्तुकला, जिसको हम आर्किटेक्चर कह देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपके साहित्य, लिटरेचर। ये चार चीजें आपके सिलेबस में है, ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, आर्किटेक्चर और लिटरेचर, ठीक है। तो आपको ललित कला को आई थिंक शायद क्या बोलेंगे यार, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, शायद विजिबल आर्ट या ऐसा कुछ कहेंगे, ठीक है। ललित कला की इंग्लिश मुझे याद नहीं आ रही। प्रदर्शन कला की तो परफॉर्मिंग आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, ठीक है। अब इसमें ललित कला में आता क्या है, प्रदर्शन कला में आता क्या है, वास्तुकला में आता क्या है, हमें एक्चुअल में यही जो है उतने अच्छे से पता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर क्या करके दिया है, अलग अलग इसको करके दिया है कि ललित कलाओं में दो प्रकार की कलाएं आती है, एक आपके विजिबल आर्ट्स और एक आपके परफॉर्मिंग आर्ट। विजिबल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है। विजिबल आर्ट में आती है आपके आर्किटेक्चर, जो कि इन्होंने अलग से भी लिख के दे दिया, तो यहां से भले ही वैसे अलग से भी लिखा ही हुआ है इसको। तो उसके बाद में एक आती है मूर्ति कला, एक आती है आपके चित्रकला, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, ठीक है। और परफॉर्मिंग आर्ट में क्या आती है, परफॉर्मिंग आर्ट में आती है आपके म्यूजिक, संगीत कला, डांसेस और एक आपके नाट्य, जिसमें हम कठपुतली पढ़ेंगे। अभी तक एक सिंगल क्वेश्चन इस प्रदर्शन कला से पूछा नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन आरपीएससी ने नहीं पूछा है। अच्छा, इसको फाइन आर्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी तक एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो प्रदर्शन कलाओं से, परफॉर्मिंग आर्ट से पूछा नहीं है, लेकिन कभी भी आरपीएससी झटका दे सकती है। सिलेबस में जब साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ के जाना चाहिए। किसी भी जगह पर ये संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला पढ़ाया नहीं जाता है। तो म्यूजिक, डांस और आर्ट, ये सारी चीजें जो अपन अलग से इसको पढ़ेंगे। परफॉर्मिंग आर्ट कौन सी होती है, वो विजिबल आर्ट कौन सी होती है, और इसी तरीके से आपका पूरे के पूरे जो नोट्स हैं वो इसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं। जैसे ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम वास्तुकला पढ़ते हैं, है ना। अगला जो चैप्टर है उसके अंदर जो है हम अगला जो चैप्टर है उसमें हमने लिया मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला एवं अन्य कलाएं। तो मूर्ति कला की सारी बातें ले ली। तो इस तरीके से पूरा बांटा है, और उसमें सारे जो कौन कौन से चित्र हैं उसकी फोटो, इमेजेस सारी वो यूज की है, ताकि आपको चीजें समझने में भी क्या हो, बहुत ज्यादा आसानी यहाँ पर होनी चाहिए। तो बस ये दो ही चीजें हैं हमारे सिलेबस के अंदर, खत्म आपका सिलेबस। अब उसके बाद में आप जो पूरे बाकी जो चीजें पढ़ते रहते हो ना कि भाई अशोक ने कितने भाई थे, किसने किसको मारा, है ना, कनिष्क ने जो है वो कैसे राजपाट गद्दी हासिल की, पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। सर मेंस में नहीं है तो क्या हुआ, प्री में तो है। अरे प्री में भाई आपके सिलेबस के पार्ट में मुगल काल और जो सल्तनत काल है उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था है वहां से क्वेश्चन आता है, एक विजयनगर से क्वेश्चन आता है। इतना और पढ़ जाना हिस्ट्री में, प्री की बात कर रहे हो तो। उसके अलावा सर ये हिस्ट्री, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आ सकता है बस। उस एक क्वेश्चन के लिए इतनी बड़ी हिस्ट्री, इतने राजा महाराजा क्यों पढ़ने हैं? कहानियां सुनने में इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हो, बाकी आपके सिलेबस का पार्ट ये है। हम इस तरीके से करेंगे। अब आप कहोगे सर कितने दिनों में क्या चलेगा, तो मैं आपको मोटा मोटी एक टाइमलाइन दे देता हूं। हम जो अगले 5 से 6 क्लासेस के अंदर अपना रिलीजन वाला ये जो है वो करेंगे। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन के बारे में बात करेंगे। कल हम वैदिक, बौद्धिज्म और जैनिज्म, वैदिक और बौद्धिज्म, इतना ही हो पाएगा। फिर हम जैनिज्म, आजीवक, इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम जो अपने सांख्य दर्शन, योग दर्शन है उसके बारे में बात करेंगे। उससे अगली क्लास में हम जो है भक्ति काल, सूफी काल के बारे में बात करेंगे। और एक में जो बाकी चीज़ें बच जाएंगी। इस तरीके से 5 से 6 क्लासेस 2-2, ढाई घंटे की आपकी इसके रिलीजन वाले पार्ट की रहेगी। टोटल ये मेरी तरफ से आपको लगभग 40 से 50 घंटे के अंदर पूरी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। एक बात और थोड़ा सा सुनना ध्यान से,
हम यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे मैं अभी देख रहा था जनरल साइंस, जनरल साइंस और इंडियन हिस्ट्री, मेरा इन दो पर सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों आप 100% छोड़ के जाते हो, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ने में आपको आता है जोर, और यही आपको दिलवाएंगे मार्क्स। जनरल साइंस जो है जो लगभग 30 से 40 नंबर का आता है, और इंडियन हिस्ट्री जो लगभग 34 नंबर का आता है, ये जो 74 मार्क्स जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अधिकतर बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। और आपको पता होगा कि 2 नंबर की वैल्यू इस बार 100 रैंक थी, 2 नंबर की वैल्यू 100 रैंक थी। आप कहोगे सर हम नहीं छोड़ के जाते, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं? मैं कह रहा हूं कम से कम भी आप जो है ना, जल्दीबाजी के चक्कर में डिटेलिंग में ना पढ़ने की बजाय 50 नंबर का, इनमें से 74 में से 50 का ही कंटेंट कवर करके जाते हो, 24 का एटलीस्ट छोड़ के जाते हो, क्योंकि या तो आपको सिलेबस नहीं पता, या फिर आप जो उतनी डिटेलिंग में पढ़ना नहीं चाहते। और 24 में से यदि मैं मानता हूं कि यदि आपके 30% नंबर भी आते तो 8 नंबर का फायदा होता है, और 8 नंबर का मतलब होता है 400 रैंक का फायदा होता है। ये दो सब्जेक्ट आपको कम से कम भी 400 रैंक का फायदा दिलवा सकते हैं, यदि आपने इसको अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट में आपको समस्या क्या आती है? सब समस्या ये आती है कि सर जनरल साइंस और इंडियन हिस्ट्री को हम डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ते कि सर थोड़े बड़े हैं, इसलिए हम डिटेलिंग में जाते ही नहीं है। लेकिन मैं आपकी जनरल साइंस की क्लासेस देख रहा था, जो आपको फूड एंड न्यूट्रिशन वाला टॉपिक करवाया है, विटामिन वाला टॉपिक करवाया है, इस बार डिजीज भी जुड़ गया है। इतने शानदार आपको करवाए हुए हैं कि ये आपने इधर कर लिए तो प्री में भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे। और यदि आपने इस तरीके से पढ़ लिया, हो सकता है जनरल साइंस की जो क्लासेस है, टोटल क्लासेस 100 घंटे से भी पार चली जाए, लेकिन वर्थ इट है। आप लोगों को लग रहा होगा सर रिवीजन कैसे करेंगे, तो इसकी व्यवस्था हमने सोच रखी है, आप इसकी चिंता मत करो। आप अभी जितना डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें। ये जो शांति काल है, इसमें इन सब्जेक्ट्स की डिटेलिंग यदि पढ़ने को मिल रही है, पढ़ लेनी चाहिए। आखिर में हम जो इसके रिवीजन और इसके शॉर्ट नोट्स, ये हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन जो मैं देख रहा था, आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन की 7 क्लासेस हुई है, लगभग 14 घंटे में आपके फूड एंड न्यूट्रिशन एक टॉपिक हुआ है। इसको हम पूरे 2 घंटे के अंदर रिवाइज करवा देंगे। लास्ट टाइम में ये देख के चले जाना, लेकिन इसकी प्री कंडीशन ये है कि एक बार जनरल साइंस पूरी जो आप नोट से जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, भले ही 2 की स्पीड पर पढ़ लो। आपको बता रहा हूँ, इस तरीके की जनरल साइंस जो है ना, आरएस के एग्जाम ओरिएंटेड कोई आपको पढ़ाता नहीं मिलेगा, क्योंकि सर जो है वो पुरानी, क्योंकि सर स्कूल प्रिंसिपल हैं, इसलिए उनको पुरानी एनसीईआरटी, ये जो ओल्ड एनसीईआरटी, ये आरबीएससी की बुक्स लेके बैठे हैं घर पे। हमारे फ्लैट पर ही रहते हैं अभी, यहाँ पर जब रुके हुए हैं तो यहीं पर रहते हैं, और मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा कंटेंट साइंस का है, तो उसको आप यूज़ करें ढंग से। हिस्ट्री वाले के तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। तो हिस्ट्री में मैं आपको यहाँ पर जो लगभग 50 घंटे की जो हिस्ट्री पढ़ा, कल्चर जो पढ़ाऊंगा, इसका मैं रिवीजन करा दूंगा लास्ट में 10 घंटे में, प्री के बाद। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त है, आपको पहले पूरी देखनी पड़ेगी। 10 से 15 घंटे में, 15 मान लो, चलो 10 से 15 घंटे में अपन पूरा रिवीजन कर लेंगे। और अभी मैं आपको लगभग 150 पेज के नोट्स दूंगा थ्योरी के, और लास्ट में मैं आपको 20 पेज के शॉर्ट नोट्स दे दूंगा। तो चिंता नहीं करनी, लास्ट में सारा रिवीजन वगैरह करवा देंगे, लेकिन अभी डिटेल में पढ़ना है। अभी उसके बारे में नहीं सोचना है कि अभी से हम शॉर्टकट मारना शुरू कर दें ना, अभी कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको चलना है। अब मैं आ जाता हूं आपके उस पोर्शन पर जो कि है आपके ये सिलेबस आप लोगों को पता होगा। अब मैं आपको थोड़ा बहुत ये दिखा देता हूं कि कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन से ईयर में कितने नंबर के क्वेश्चन जो वो आए हुए हैं, वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। इंडियन हिस्ट्री जो 75 मार्क्स की हुआ करती थी, अब जो है इस बार इंडियन हिस्ट्री मतलब यूनिट नंबर 1 जो है, यूनिट नंबर 1 जो है जिसमें कि हिस्ट्री आती है, और इस हिस्ट्री के अंदर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, इंडिया का कल्चर, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पहले 75 मार्क्स की यूनिट थी, लेकिन अब इस यूनिट को कर दिया गया है 70 मार्क्स का, 5 नंबर और कम कर दिए। अब यूनिट कितने नंबर की हो गई है? 70 नंबर की हो गई है। ठीक है, तो 70 नंबर में से कौन से सेगमेंट में से कितना आता है उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लो। 2024 वाला यदि हम पेपर देखते हैं, तो ये तो देखो इन्होंने फिक्स कर रखा है, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से मिलाकर 24 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं ये।
राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से मिलाकर कितने नंबर का पूछते हैं? 24 नंबर का पूछते हैं। सर पुराने नोट्स नहीं पढ़ने के यार, फेंक दो सारे। जो मैं आपको कल्चर के नोट्स दूंगा इंडियन कल्चर के, उसके बाद में तो एक बार पढ़ के देखना यार, मैं खुद से क्यों बोलूँ उसके बारे में, आप एक बार पढ़ के देखना, उससे बढ़िया आपको नोट्स मिल जाए तो। चलो वापस आते हैं हम कि जो आपके राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर है, ये मिला के 24 नंबर का आ रहा है मेंस के अंदर। एक बार यहाँ से 17 के और यहाँ से 7 के पूछे, एक बार यहाँ से 14 के और यहाँ से 10 के पूछ लिए, टोटल फिर 24 आ गया। एक बार यहाँ से 19 के और यहाँ से 5 के पूछे, टोटल फिर 24 आ गया। इसमें 22 आया था, लेकिन ओवरऑल वही 24 मान लो आप। तो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर मिला के 24 नंबर का आ रहा है। और इसमें मुझे पता है किसी को कोई समस्या नहीं है राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर में। इसलिए नहीं है क्योंकि इनका प्री में भी वेटेज अच्छा है। प्री में इसमें से लगभग 18 क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको दबा के पढ़ते हो। हिस्ट्री कल्चर को अधिकतर स्टूडेंट मेंस में पढ़ते ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक बचता भी नहीं है। प्री में जो हम पढ़ लेते हैं लगभग लगभग उसी से काम चल जाता है। थोड़ी बहुत चीज़ें, कोई 15-20 पेज के नोट्स आपको और देके और तेजवीर सर करवाएंगे, तो बाकी जो है आपको यहाँ पर इसके बारे में 24 नंबर के आते हैं। और ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री। यहां से 34 नंबर का आ रहा है, जिसमें कि मॉडर्न भी शामिल है। 34 नंबर का आ रहा है। कभी इसमें से कम कर दिया, इसमें से ज्यादा कर दिया। जैसे कि 2024 में बात करें, कल्चर वाला पार्ट आया 20 नंबर का और मॉडर्न वाला पार्ट आया 14 नंबर का। टोटल कितने हो गए? 34। यदि हम 23 की बात करें, 2023 की बात करें, 27 नंबर का पार्ट कल्चर से आया, 7 नंबर का पार्ट जो है मॉडर्न से आया। टोटल कितने हो गए? 34। यदि हम बात करें 21 में, तो 9 नंबर का पार्ट कल्चर से आया, 22 नंबर का पार्ट मॉडर्न से आया। टोटल हो गए यहाँ पर 31। और वापिस हम यदि 18 वाले की बात करें, तो 9 नंबर का कल्चर से आया, 25 नंबर का मॉडर्न से आया। वापिस कितने हो गए? 34। तो लगभग लगभग आपको देखने को मिल रहा है 34 नंबर का आ रहा है। किसी बार ऐसा होता है कि मॉडर्न का वेटेज बढ़ा देते हैं, और किसी बार ऐसा होता है कल्चर का बढ़ा देते हैं। ये दोनों पोर्शन में आपको करवा रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री भी कराऊंगा, मतलब इंडियन कल्चर भी करवाएंगे, मॉडर्न भी करवाएंगे। मॉडर्न भी ज़्यादा है नहीं, मॉडर्न का सिलेबस भी बहुत लिमिटेड है। और उसके बाद में लास्ट आता है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादातर 17 नंबर के आसपास घूम रहा है। एक बार पता नहीं इनको क्या हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज बढ़ा दिया, लगभग लगभग 17 नंबर का मान के चलो वर्ल्ड हिस्ट्री। इस बार 17 की बजाय या तो 15 का आएगा या 20 का आएगा, क्योंकि आपको पता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन हटा दिए तो पता ही होगा। तो या तो 15 का आ जाएगा या 20 का आ जाएगा। ये तो रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री का। और कल्चर और ये इंडियन हिस्ट्री मिलाकर लगभग लगभग वही 34 नंबर के है। तो इस बार 30 कर देंगे, क्योंकि ओवरऑल आपको पता है कि वेटेज भी 5 नंबर कम हुआ है, तो 30 कर देंगे। अब 30 में से 20 ये आ सकता है, 10 ये भी आ सकता है, या मतलब जो भी हो सकता है, जो भी कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। तो इस तरीके से टोटल जो आपके वेटेज वाला रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन छांटे हुए हैं कि 24 में कौन कौन से आए थे। तो राजस्थान हिस्ट्री में आया था, मारवाड़ राज्य में हाथ का कुरब से क्या मतलब है। मध्यकालीन राजस्व, राजस्थान की राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए, है ना। डिस्क्राइब द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मिडिवल राजस्थान। या फिर जो चंदावल इंसिडेंट 1942 ऑफ राजस्थान पीजेंट मूवमेंट, है ना, कि किसान आंदोलन के अंदर चंदावल घटना क्या थी, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। या फिर जो राजस्थान कल्चर की बात करें, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो चरणदासी पंथ की 2 महिला संतों के बारे में पूछ लिया। या फिर जो जंतर मंत्र पर सम्राट यंत्र के बारे में पूछ लिया। तो इस ऐसे करके आपको ये तो पता ही क्वेश्चन कौन से क्या है, वो तो आपके नोट्स में भी है होंगे, और ये वाली मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ से क्वेश्चन जो वो आते हैं, कौन कौन से वर्ष में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सारा मैंने ईयर वाइज, ये 18 के हैं, ये 21 के हैं, ये 23 के हैं, और ये 24 के हैं। ये आपको आपके लिए यहाँ पर कंपाइल मैंने कर दिए। ठीक है, तो मोटा मोटी सारी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दी कि हम जो इसको कैसे पढ़ेंगे, कितने क्या टाइम में पढ़ेंगे, है ना। और आपके जो 14 तारीख का मंथन टेस्ट सीरीज का जो पेपर है, क्या उससे पहले हो जाएगा? क्या उससे पहले देखो लगभग लगभग हो जाएगा, 70-80% तो आराम से हो जाएगा। और जो सबसे बड़े जो 2 टॉपिक है, धर्म दर्शन और वास्तुकला, ये तो कम से कम अपन कर ही लेंगे। और ये होते ही आपका कल्चर का 80% पार्ट तो हो गया। ठीक है, तो ये बड़े चैप्टर तो 2 ही हैं, बाकी तो आगे तो छोटे छोटे चैप्टर हैं। हमने हालांकि 6-7 चैप्टर बना दिए कल्चर के, पर बड़े चैप्टर ये 2 हैं। तो इस तरीके से ये पूरा अपना जो प्लानिंग रहेगी, है ना। ये नोट्स कब शेयर किए जाएंगे? तो नोट्स आपको, वैसे तो देखो मैं ये चाह रहा था कि आप इसका ना 15 दिन प्रिंट आउट मत निकलवाओ, क्योंकि मैं पढ़ाते समय में हो सकता है को 2 लाइन कम करा दूँ, 2 लाइन ज़्यादा करवा दूँ। हम इस बार जो है बुक भी इसीलिए नहीं अभी तक निकाल रहे, है ना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, है ना, कि मार्केट से जो दुकानदार है वो भी कहते हैं सर मेंस के नोट्स दो, मेंस के नोट्स दो। हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमने इसको 3 लेयरिंग कर दी है। मेंस के आपके जो नोट्स तैयार हो रहे हैं उसकी 3 लेयरिंग कर दी है। पहली लेयरिंग जो वो टीचर ने एक बेसिक नोट्स बना के दिए, दूसरी लेयरिंग वो क्लास में पढ़ा दे,
क्योंकि पढ़ाते समय में ऐसा लगता है यार ये इसको नहीं जुड़ाते तो भी काम चल रहा था ना, क्यों ऐसे फालतू ज़्यादा कंटेंट हो गया, हटा दो। तीसरी लेयरिंग उसके बाद में टीम उसको एक बार और चेक करती है और वो देखती है कि सर कोई इस बुक में ये 2 आर्टिकल और मिल रहे हैं, इसको भी ऐड कर दें क्या, इसको और ऐड कर दें क्या, ऐसे करके हमारी 3 लेयरिंग चलती है। अभी जो है वो 3 लेयरिंग कौन कौन से नोट्स की पूरी हो गई है, तो अभी आपके लॉ, ऑडिट और एक आपके जनरल साइंस, ठीक है। ये 3 लेयरिंग जो इनकी पूरी हो गई है और ये इंडियन हिस्ट्री की भी 2 लेयरिंग पूरी हो गई है। मतलब मैं इसको पढ़ा दूं एक बार, 15-20 दिन में इसकी भी बुक आपको मिल जाएगी इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। और कंटेंट के तौर पर मैं पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा, पर बाकी मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे चाहता ये हूँ कि आप 15 दिन इसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाओ तो ठीक है, एक बार मोबाइल से पढ़ लो या फिर देख लो ना, कोई बात नहीं, निकलवाओ तो निकलवा लेना यार, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कराऊंगा, मुश्किल से कोई 5-7%, तो 5-7% या तो जोड़ दूंगा या घटा दूंगा, इतना ही करेंगे, ठीक है ना। और वो 5-7% मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगा कि भाई ये 2 बातें और ऐड कर लेना, ये 2 बातें और ये हटा देना, ठीक है। तो आप निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। बुक बाद में आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसकी प्रिंट आउट जो आपको अवेलेबल करवा देंगे, तो आप इसका प्रिंट आउट जो निकलवा पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया कि हिस्ट्री और कल्चर में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अब मैं आपसे 5 मिनट बातें कर लेता हूँ, आपके कोई सवाल जवाब है तो उसमें बातें कर लेते हैं, फिर हम जो वो आज पढ़ना शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर धर्म जो किस तरीके से क्या चल रहा था उसके बारे में, ठीक है। तो एक बार जो है सर लो के बीएनएस और बीएनएसएस की जो क्लासेज हैं वो ड्यू हैं। अरे वो आपको पीएसआई वाली वैसे तो हालांकि करवा देंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर पीएसआई वाली तो डाल रखी है ना, वही है, बीएनएस चेंज थोड़ी हो जाएगा यार, पीएसआई में अलग है, लो आपके मेंस में अलग हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। फिर आरएस प्री की टेस्ट सीरीज कब शुरू करोगे? 28 जून से पहला पेपर है, कल अनाउंस हो जाएगी, कल कर देंगे। मीना कह रही सर साइंस की क्लासेस बहुत अच्छी थी, पर अब रेगुलर कब होगी, कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा सर का। देखो ऐसा है कि आपकी 3 क्लासेस लाइव चला करेंगी, मैनेजमेंट वाली चल रही है, इंग्लिश चल रही है, जनरल साइंस चल रही है। मेरी क्लास आज ही लाई हुई है, बाकी मैं रिकॉर्डिंग लूंगा, है ना, क्योंकि समय के हिसाब से, क्योंकि मैं कई बार क्या है समय का पक्का नहीं उतना ज़्यादा, है ना, कि मैं यदि क्लास रख दूं 8 बजे और मेरे को कोई काम हो जाए तो फिर मेरे को क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी, इससे अच्छा मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। सर नहीं नहीं नहीं, आप लाइव ले लिया करो, क्योंकि हमें पता है रिकॉर्डिंग आप कहते हो फिर बाद में लेट करते हो। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं समय का उतना पक्का नहीं हूँ, उतना डिसिप्लिन नहीं हूँ जितना कि आप हो। पर कंटेंट आता है तब दिल खुश होता होगा कि हाँ यार ठीक है, टाइम लगाया पर अच्छा दिया, तो उसी तरीके से समय पर करवा देंगे, है ना, उसकी भी चिंता नहीं है, और बहुत अच्छा भी करवाएंगे, इसका भी आप ध्यान रखें। काजल सर मंथन प्री टेस्ट पीएसआई क्या है, सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज करें, डेली 6-7 घंटे क्लास को कौन कह रहा है सब कुछ एक साथ मैनेज कर, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, या तो अभी कुछ दिन आप पीएसआई का पढ़ो, जो पीएसआई का एग्जाम दे रहा है वो पीएसआई का पढ़े, और जो आरएस का दे रहा है मतलब आरएस को ही लेकर डेडिकेटेड है वो आरएस मेंस का पढ़े। मैं इसको लेकर जिस दिन वैकेंसी आई थी उस दिन यूट्यूब पर 1 घंटे की जो क्लास है उसके माध्यम से बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप एक बार उस वीडियो को देखें, तो अननेसेसरी जो है यहाँ पर खुद के मन में ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। सर मैनेजमेंट के बाद हिंदी करवा देना, ठीक है करा देंगे, ओके। सर एम ट्रेवल बुक परचेज करिए, सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ करवाए वही, तो दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, बुक हम जो लॉन्च करेंगे और जो आपकी सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर है, तो छोटा मोटा कोई 2 बातें कम 2 बातें ज़्यादा हो सकती, बाकी बातें तो वही रहेंगी। हिस्ट्री की क्लास में साथ के साथ नोट्स बना सकता है क्या, हैंड बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना साथ के साथ। ठीक है सर, साइंस एंड टेक सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, टाइम ज़्यादा होने का रीज़न से एडजस्ट करना, नहीं ये नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट है, इसी अटैम्प्ट में क्लियर करना है सर जी, आ रही एग्जाम बहुत बढ़िया। चलिए मैं एक आखिरी बार कमेंट ले लेता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। सर मतलब अगर प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंडियन कल्चर क्लियर ना हो बट हम प्रीलिम्स पास कर रहे हैं तो मेंस की क्लास में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इसको प्री से पहले ही करना है, सिर्फ कल्चर पढ़ लो यार, हिंदी छोड़ो आप, सॉरी हिस्ट्री छोड़ो आप। ठीक है, तो आपके यूँ अटपटे से सवाल जो बातें रहेंगे, सर मैंने
सर लेकिन मेंस ओरिएंटेशन ब्रिजेश सर लाजवाब पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपको जनरल साइंस हो गया। अरे हमारे सारे टीचर, जैसे मान लो लो है, कितने लोगों ने लो पढ़ी, क्या शानदार आपको पढ़ाई होगी लो। ऑडिट बहुत शानदार पढ़ाई होगी। इंग्लिश क्या गजब चल रही है, जनरल साइंस क्या गजब चल रही है। अभी तक जो 5 सब्जेक्ट शुरू हैं, आप इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी मीन मेक जो है नहीं निकाल सकते कि ये अच्छा नहीं पढ़ाया। कुछ कुछ जगह पर नोट्स को लेकर छोटा मोटा कुछ आया था कि सर कुछ जगह पर नोट्स, जैसे मैनेजमेंट के कुछ नोट्स सर बेसिक हैं, कुछ कोई बात नहीं। हमने टीम, जैसे हमारे पास में क्वेरी रेज हुई, हमने तुरंत जो है टीम को लगा दिया कि आप इसमें और देखो कि क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती है। सर को भी थोड़ा कह दिया कि सर इसमें तो कुछ कुछ चीज़ें और ऐड की जा सकती हैं। तो वो उस पर रेज, जैसे ही कोई भी क्वेरी आती है, हम उसके ऊपर बहुत अच्छा शानदार कंटेंट रहेगा। सारे सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा रहे थे, थैंक यू। चलो भाई, आपने तारीफ़ कर दी है, तो अब जो क्लास को शुरू कर दिया जाए। ठीक है, ज़्यादा आपका समय जो है नहीं लेते हुए। तो मोटा मोटी आपको कहानी समझ में आई गई कि हम जो है किस तरीके से क्या पढ़ने वाले हैं, सारी बातें। और ये जो हमने बुक तैयार की है ना, इसकी लैंग्वेज भी ऐसी है जैसे आपको लगेगा कि कोई एक कहानी टाइप में आप पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रॉपर लैंग्वेज। इसमें हमने वो कोई जल्दीबाजी नहीं किया कि शॉर्ट नोट्स टाइप बना देना। शॉर्ट नोट्स मैं अलग से दे दूंगा, इसमें हमने लैंग्वेज प्रॉपर रखी है। प्रॉपर मतलब कि जैसे बुक में होता है कोई एक इंट्रोडक्शन शुरू होता है किसी बात का, उस तरीके से इसकी लैंग्वेज रखी है। ठीक है, आपको यूँ लगेगा जैसे कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी की कोई बुक है, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, चलो तो हम शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है धर्म और दर्शन, रिलीजन एंड फिलोसफी। ठीक है, धर्म और दर्शन, रिलीजन और फिलोसफी, इसको यदि हम चलते हैं तो इस धर्म और दर्शन को के अंदर हम क्या क्या बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक परंपराएं क्या थी, कैसे थी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलेंगे आगे, यानी कि हमारे वैदिक रिलीजन पर। उसके बाद हम चलेंगे हमारे वैदिक रिलीजन पर। उसके बाद हम आगे चलेंगे जो महाजनपद के टाइम पर था, यानी कि बौद्धिज्म और जैनिज्म। मुख्य रूप से बौद्धिज्म और जैनिज्म आता है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, जहां से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं जिसके बारे में अपन सामान्यतः उसको छोड़ देते हैं। वो एक है आपके आजीवक संप्रदाय, या फिर है आपके भागवत धर्म। भागवत धर्म जो है हम मेंस के समय में नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए इसीलिए हमें जो है वो आपके पांचरात्र वाला क्वेश्चन नहीं आता था। या फिर शैव धर्म, शाक्त। अब ये छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। आप कहोगे सर ये इतने एक्स्ट्रा पढ़ाओगे क्या, ये छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा नहीं है, पर इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी मेंस के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। आजीवक है ना, भागवत धर्म है, शैव धर्म है, शाक्त धर्म है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन। इस भारतीय दर्शन के अंदर मुख्य रूप से हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपके सांख्य दर्शन है, जो आपके योग दर्शन है ना। ये जो दर्शन है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनके बारे में हम बात करेंगे, दर्शन के बारे में बात करेंगे। उसके आगे जब हम चलेंगे तो हम बात करेंगे जो भक्ति मूवमेंट है उसकी, जहाँ से भक्ति काल की शुरुआत होती है, भक्ति मूवमेंट की। और इस भक्ति मूवमेंट के अंदर आपके जो आलवार संत और नैनार जो संत हैं, उनके बारे में बात करेंगे, आलवार और नैनार संतों के बारे में। यहीं से आपके जो दर्शन के अंदर ही इसी का पार्ट आगे एक्सटेंड होता होता आपके अलग अलग दर्शनों पर आएगा। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, है ना, जो आचार्य हैं अलग अलग, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इस भक्ति मूवमेंट के अंदर ही, ये भक्ति मूवमेंट देखो, इसकी शुरुआत जो भक्ति मूवमेंट की साउथ से हुई थी, आलवार नैनार से हुई थी। फिर उसके बाद में शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब साउथ के थे। धीरे धीरे भक्ति धर्म जो है कुछ बंगाल की तरफ गया और कुछ इधर की तरफ गया, यानी कि यहाँ से महाराष्ट्र धर्म पढ़ते हैं, यहाँ से वैष्णव धर्म पढ़ते हैं, है ना। फिर उसके बाद में ये नॉर्थ इंडिया के अंदर जाता है। नॉर्थ इंडिया में फिर कबीर, दादू दयाल, गुरु नानक देव जी, ये सब आते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम पढ़ेंगे। और फिर हम आखिर में हम बात करेंगे सूफी धर्म की,
और फिर सबसे लास्ट हम बात करेंगे सिख धर्म की, और आपस में एक दूसरे से इनकी तुलना करते हुए चलेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिलीजन है उसकी वैदिक से क्या तुलना है, वैदिक वाले की इससे क्या है ना, उपनिषदों की क्या एक दूसरे इन्होंने बातें इन्होंने अपनाई है। इस तरीके से हम इस पूरे टॉपिक को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम इसकी जो शुरुआत है वो हम करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करें तो देखो, कोई भी जो धर्म होता है, कोई भी जो दर्शन है, कोई भी जो धर्म है, उसके दो रूप देखने को मिलते हैं। एक जिसको हम कह देते हैं थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक, और एक जिसको हम कह देते हैं प्रैक्टिकल, यानी कि व्यवहारिक। कोई भी जो धर्म है उसके हमें दो रूप देखने को मिलते हैं, एक जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है और दूसरा उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है। इसको जो है हम इसको तत्व मीमांसा कह देते हैं। तत्व मीमांसा यानी कि जो कि हमें थ्योरी में पढ़ने को मिलता है। प्रैक्टिकल की हम बात करें तो जो कर्म कांड है, सुपरस्टिशंस जो है, वो प्रैक्टिकल का पार्ट है। जैसे हिंदू धर्म की थ्योरी, भागवत गीता क्या कहती है, धर्म को किस रूप में देखती है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है कि आज के समाज में चल क्या रहा है। उसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करें तो ये जो थ्योरी वाला पार्ट है, हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है कोई भी इंफॉर्मेशन? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। हमें इसकी लिपि का नहीं पता है, स्क्रिप्ट जो है हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसा हम वैदिक रिलीजन की जब बात आएगी तो वैदिक रिलीजन में हमारी जो बातचीत होगी उसका एक सबसे मुख्य आधार होगा उसकी थ्योरी। जो वेद लिखे गए हैं, जो उपनिषद लिखे गए हैं, उसकी जो थ्योरी है, वहां से हमारा मुख्य कंटेंट आएगा। जबकि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो हमारे पास जो मुख्य कंटेंट आएगा वो उसके प्रैक्टिकल से आएगा, यानी कि उसके जो भी कोई मूर्तियां हैं, उसकी जो भी कोई मुद्राएं हैं, कॉइन्स जो है वहां से हमें पता लगेगा, वहां के जो स्कल्पचर जो है वहां से हमें पता लगेगा कि किस तरीके का इनका रिलीजन हुआ करता था। तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन से पता जो लगता है वो इनकी मूर्तियों से, इनकी मुद्राओं से, अलग अलग प्रकार के जो चित्र मिले हैं उनसे पता लगता है। हमारे पास उनकी कोई थ्योरिटिकल हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअल में वो क्या सोचते थे, हमें नहीं पता। हम सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम आइडिया लगा रहे हैं कि वो क्या, उनका रिलीजन किस प्रकार का रहा होगा। तो क्या कुछ आइडिया अभी तक हम लगा पाए हैं? तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई हमें उसके थ्योरेटिकल पार्ट का नहीं पता, हमें सिर्फ उसके प्रैक्टिकल पार्ट का पता है। तो हम जो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अभी तक क्या कुछ आइडिया लगा पाए हैं उसको लेकर हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड आपको पता होगा, ईसा शताब्दी शुरू होने से भी 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि लगभग 2500 बीसी इसका समय माना जाता है। इस समय की स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं पाए, पर इनके यहाँ पर जो चित्र वगैरह मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, कॉइन्स मिलते हैं, सील्स जो मिलती हैं, उससे हमें ये कुछ जानकारी पता लगी है जिसके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, पॉलीथीज्म। यहां पर बहुदेववाद का सिद्धांत था। बहुदेववाद का मतलब क्या होता है? नाम से पता लग रहा है एक से ज्यादा होते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि भाई एथीन को मिला दो बहुत सारे, उसको बोलते हैं पॉलीथीन, जिसमें कि बहुत सारे एथीन बन गए, यानी कि पॉलीथीन। एक से ज्यादा विवाह पॉलीगैमी कहलाता है। एक से ज्यादा देव को मानना, देवों को मानना पॉलीथीज्म कहलाता है। बहुदेववाद यानी कि एक से ज्यादा देवी देवताओं को मानना। जैसे जो हिंदू धर्म है वो पॉलीथीज्म है, पॉलीथीज्म बेस्ड है। हमारे यहाँ पर कभी भगवान शिव है, कभी गणेश हैं, कभी कृष्ण हैं, कभी राम है, कभी कोई माँ दुर्गा है, कभी माँ काली है, कभी लक्ष्मी देवी है। तो इस तरीके से अलग अलग हम देवी देवताओं को मानते हैं। जबकि इस्लाम जो धर्म है वो मोनोथीज्म में विश्वास करता है, एक
अल्लाह में विश्वास करता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस प्रकार के थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पॉलीथीज्म में विश्वास रखते थे। और भी बहुत सारी इनकी ऐसी चीजें हैं जो कि आज के हिंदू धर्म से मैच होती हैं। इसलिए जॉन मार्शल ने ये बात कही है कि उस समय का धर्म आज के हिंदू धर्म के समान था। ठीक है, तो बहुदेववाद की यहां पर थ्योरी देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो, हिस्ट्री में अलग क्या हो जाता है, या फिर पूरा मेंस जो है उसमें अलग चीजें क्या हो जाती है, उसमें अलग चीज होती है एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल्स देते हैं तो उससे बात प्रभावी होती है। अब आप बहुदेववाद को एक्सप्लेन भी नहीं करोगे ना कि बहुदेववाद होता क्या है, एक बार के लिए चल जाएगा, एग्जाम्पल दे दो सब समझ में आ जाएगा। बहुदेववाद की परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। मान लो 5 नंबर में पूछ लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी धार्मिक विशेषताएं बताओ, हम धार्मिक विशेषताएं पढ़ेंगे कोई 10, हम पन्ना पढ़ेंगे कोई एक पूरा भर के, या 2 पन्ने, मान लो लगभग 2 पन्ने पढ़ेंगे। उसको हम जब 10 लाइनों में कैसे समेटें? तो 10 लाइनों में समेटने का तरीका यही है, हेडिंग लगाई बहुदेववाद और उसके 2 एग्जाम्पल लिखे। क्या हमें बहुदेववाद के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं? भाई हमें पशुपति शिव जो है उसकी यहां पर एक मोहर मिली है। कैसी क्या मोहर? अभी सारी बातें मैं डिटेल में करूंगा, चिंता नहीं करनी। या फिर हमें अलग अलग प्रकार के जो मदर गॉडेस हैं, यानी कि जो मातृ देवी है, उनकी यहां पर तस्वीरें मिली हैं। यहां पर प्रकृति की भी पूजा होती थी, नेचर वर्शिप भी होता था। इन सब से पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो किस में विश्वास करते हैं? बहुदेववाद में विश्वास करते हैं, पॉलीथीज्म में विश्वास करते हैं। और इसके अलावा क्या? और इसके अलावा एक और जो यूनिक बात यहां पर देखने को मिली है, यहां पर मातृ देवी की प्रधानता है। कि भी वैसे तो देवों की भी मूर्तियां हैं, लेकिन ज्यादा जो मूर्तियां हैं वो किसकी है? माता की है, मां की है, मातृ देवी। आपको कि कौन सी मातृ देवी? मातृ देवी का नाम नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है, थ्योरी है ही नहीं, बस कुछ मूर्तियां मिली है मदर गॉडेस की। क्या क्या उन मदर गॉडेस की जो मूर्तियां हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं? एक जो लगभग सब में कॉमन देखने को मिलता है कि सब ने एक कोई मुकुट पहना हुआ है, कोई क्राउन पहना हुआ है, यानी कि कहीं ना कुछ पद या उससे जुड़ी हुई तो थी, इसलिए मुकुट या क्राउन पहनाया जा रहा है। कुछ जो मूर्तियां हैं उसमें जो योनि है वहां से वृक्ष का निकलना दिखाया गया है, वृक्ष का निकलना, यानी कि ये प्रोडक्टिविटी को सिंबलाइज करता है, उत्पादकता को। योनि से वृक्ष का निकलना किसको सिंबलाइज करता है? प्रोडक्टिविटी को सिंबलाइज करता है। अधिकतर जो देवियां हैं वो यहां पर दुबली पतली दिखाई गई है, अधिकतर जो देवियां हैं वो यहां पर दुबली पतली दिखाई गई है, बहुत ज्यादा कोई वजन नहीं दिखाया गया है, स्लिम फिट जो दिखाई गई है। और इसके अलावा क्या? अधिकतर ने श्रृंगार भी कर रखा है और अधिकतर ने आभूषण, आर्मामेंट्स जो ये पहन रखे हैं, तो आभूषण भी जो यहाँ पर पहने हुए दिखाई देती है मदर गॉडेस। ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके जो नोट्स हैं उसकी तरफ लेके चलता हूं। इसमें सारा हमने इसी तरीके से बनाए इन नोट्स को। जैसे कि सबसे पहले बात की यहाँ पर मातृ देवी की, तो हड़प्पा सभ्यता में देखो, पहले तो मैंने पूरी लैंग्वेज उस तरीके से बनाई है कि आमतौर पर धर्म के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है जिसको हम कहते हैं संकल्पनात्मक या दार्शनिक, यानी कि थ्योरी, फिलोसफी। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं व्यवहारिक या कर्मकांडीय या सुपरस्टिशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें एक देखने को मिलता है, दूसरा देखने को नहीं मिलता। वो सारी बात अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो सब यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पर जो है आईवीसी, उसकी निम्न विशेषताएं देखने को मिलती है। पहली विशेषता बहुदेववाद, दूसरी विशेषता मातृ देवी। हड़प्पा सभ्यता में भारी संख्या में महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियां मिली है जिसके सिरों पर मुकुट धारण किए हुए, ये आप इसको देख सकते हैं। यदि आप इस मूर्ति को यहां पर देखते हैं तो इसके अंदर भी मुकुट देखने को मिल रहा है, और यहां पर भी अलग प्रकार का ही सही लेकिन एक मुकुट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली विशेषता, यदि मदर गॉडेस के बारे में डिटेल में पूछ लिया जाए तो पहली विशेषता क्या? कि सिर पर क्या मुकुट धारण किए हुए हैं। हड़प्पा में एक मूर्ति मिली है जिसमें कि महिलाओं के गर्भ से वृक्ष का निकलना दिखाया गया है, जो कि प्रोडक्टिविटी का, उर्वरता की देवी का साइन है। इसी प्रकार का मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर, नील नदी के अंदर देवी आइसिस है। जैसे अपन ने कहा ना कि यहां पर कौन सी देवी होती थी, तो हमने कहा जी हमें नहीं पता कौन सी देवी, देवी का नाम कोई देखने को नहीं मिलता, लेकिन
इजिप्ट के अंदर जो सभ्यता है, मिस्र के अंदर जो सभ्यता है, वहां पर एक नदी जाती है, नील नदी, और वहां पर नील नदी की देवी, इस नदी की देवी जैसे अपन कहते हैं गंगा माँ, उस तरीके से यहां पर नदी की देवी है, उसका नाम है आइसिस। तो वहां पर भी ऐसी ही मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसका मतलब उससे कोई ना कोई सिमिलैरिटी रही है। तो हमारे यहां पर जो मदर गॉडेस है उसकी सिमिलैरिटी जो है वो किससे देखने को मिलती है? मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे, उससे देखने को मिलती है। इसके अलावा और क्या विशेषताएं हैं? तो जैनसन नाम के एक जो पुरातत्व की जो हुए हैं, उन्होंने और कुछ विशेषताएं बताई। ये आपको कि जैनसन का क्यों आपने मेंशन किया, इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आरयू की बुक के अंदर दिया हुआ है, आरयू की बुक के अंदर दिया हो तो पूछा जा सकता है। सारा कुछ जितना भी मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, पर सब कुछ मिला के 150 पेज का कंटेंट है। यदि आप इतना भी नहीं पढ़ सकते तो फिर भाई माफी चाहते हैं, हिस्ट्री में फिर पुरानी वाली स्थिति रहेगी, पढ़ना पड़ेगा हमें इतना। और ज्यादा डिटेल में नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको लास्ट में शॉर्ट नोट्स के 15 पेज के अंदर नोट्स बना के दे दूंगा, चिंता मत करो, एक बार बस मेरे साथ साथ पढ़ लो। इन्होंने क्या विशेषताएं बताई है? उनकी आकृति दुबली पतली थी, इनके विशेष प्रकार के पंखनुमा केश सज्जा और छोटा सा लहंगा ये धारण किए हुए। यहाँ पर आप देखेंगे पंखनुमा, यहाँ पर केश सज्जा, इस तरीके से पंख से, ये जैसे पंख होता है उस तरीके से बाल दिखाए गए, है ना। और कुछ नेक नेक जो है एक लहंगा जैसा कुछ कुछ जो धारण कर रखा है। और इनके शरीर पर ढेर सारे फूल जेवर जैसे हार, बाजूबंद, चूड़ियां, पाजेब, झुमका आदि जो ये लदा होता है। तो कुल मिलाकर हमें मदर गॉडेस के अंदर ये बातें याद रखनी है। उनके सिर पर एक क्राउन देखने को मिलता है। योनि से वृक्ष का निकलना उनकी प्रोडक्टिविटी को, उर्वरता को दर्शाता है। वहां पर जो महिलाएं थी, जो मदर गॉडेस है, वो दुबली पतली थी। आभूषण थे, केश सज्जा यानी कि उनके जो बाल है, हेयर स्टाइल है, वो पंखनुमा आकृति के हैं। हेयर स्टाइल जो है उनके कैसे हैं? पंखनुमा आकृति के हैं। हेयर स्टाइल उनके कैसे हैं? पंखनुमा आकृति के हैं। और किसी देवी का, किसी का नाम नहीं पता लगा है, लेकिन उसकी तुलना नील नदी की जो देवी है आइसिस, उससे की जा सकती है। ठीक है, तो क्या यहां पर महिला यानी कि मातृ देवियां ही थी या कोई पुरुष देवता भी थे? क्या लगता है भाई, क्या कोई पुरुष देवता भी थे क्या? तो हम कहेंगे जी बिल्कुल, यहां पर पुरुष देवता भी थे। कौन से पुरुष देवता थे? तो यहां पर पशुपतिनाथ शिव, पशुपतिनाथ शिव की एक मूर्ति मिली है। आप कहोगे क्या सर आप बिल्कुल कंफर्म हो कि वो पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति है? बिल्कुल हम कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि एक व्यक्ति है यहां पर जो कि ध्यान लगाए हुए एक योगी बैठा है। उसके आसपास में 4 जीव जो है वो दिखाए गए हैं। याद रखने के लिए गश्व से याद रखना। जब हम इंडस वैली, सॉरी, जब हम मौर्य काल में पढ़ेंगे, वहां पर अशोकन जो पिलर्स जो है, वहां पर भी 4 जीव होते हैं, उनको हम याद रखते हैं अश्व से। ए का मतलब अश्व यानी कि घोड़ा है, एस का मतलब सिंह या फिर टाइगर या बाघ है, एच का मतलब हाथी है, वी का मतलब वृषभ है यानी कि बैल है। यहां पर हम याद रखते हैं गश्व से, बस एक ही जगह जी चेंज होता है, बाकी मौर्य वाले में और इसमें कोई अंतर नहीं है। वहां पर अश्व का मतलब घोड़ा है, यहां पर गश जी का मतलब गैंडा है। तो याद रखना यहां पर 4 जीव देखने को मिलते हैं, गैंडा, हाथी, वृषभ यानी कि बैल, और आपके टाइगर। ये 4 जीव यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यहां पर कुछ हिरण की आकृतियां भी देखने को मिलती है, कुछ डियर्स जो वो भी यहां पर जो देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की एक मूर्ति है, एक योगी जो है वो ध्यान में बैठे हुए हैं। जॉन मार्शल ने इसे शिव से तुलना की है। इस जो योगी है, जो ध्यानी है, उसकी तुलना जो किससे की है? शिव से की है। इसलिए इसको पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति कहा जाता है, पशुपति शिव की मूर्ति कहा जाता है। और इसमें इनका जो क्राउन है, इसमें इस जो पशुपति शिव की मूर्ति में जो योगी है उसके जो क्राउन है, वहां पर 3 सींग बने हुए हैं और 3 सींग वाला एक यहां पर क्राउन देखने को मिलता है। इस प्रकार की एक मूर्ति यहां पर देखने को हमें मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। इस मूर्ति को यदि हम ध्यान से देखें तो एक योगी है जो कि ध्यान में बैठे हुए हैं। यहां पर उनके 3 सींग वाला एक आपको यहां पर एक क्राउन जो है वो देखने को मिलता है। यहां पर आपको 4 जीव जो है वो यहां पर देखने को मिलते हैं।
और यहां पर आपको 2 हिरण जो है वो देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की एक योगी की जो मूर्ति है वो आपको मिलती है, और इस मूर्ति को अपन किस नाम से जानते हैं, तो वो पशुपति शिव की मूर्ति। और ये कहां से मिलती है? मोहनजोदाड़ो से, शैल खड़ी से बनी हुई एक मूर्ति जो कि पुरुष देवता को दिखाती है। सिर्फ मदर गॉडेस ही नहीं, पुरुष देवता भी यहां पर है। इसमें एक तरफ 3 सींग वाला जो है वो क्राउन है। पद्मासन के अंदर ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो योगी है, जो ध्यानी है, वो किस आसन में बैठे हुए हैं? पद्मासन में। उनकी एक तरफ ये जीव है और यहाँ पर हिरण है। और जॉन मार्शल ने इसकी तुलना किससे की है? शिव से की है। तो इस तरीके के हम यहाँ पर यदि 5 नंबर का क्वेश्चन मैं पशुपति शिव पर भी पूछ लूं या पुरुष देवता पर पूछ लूं तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे। मदर गॉडेस पर पूछ लूं तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे। यदि इनको शॉर्ट करना हो, समराइज करना हो, है ना, एक ही मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन यदि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के धर्म पर आ गया तो इन सब में एक एक लाइन लिखेंगे। और ये जितने भी बातें ना, मुकुट, है ना, योनि से वृक्ष निकलना, दुबले पतले, कोमा लगा लगा के 4 बातें लिख देंगे, 4 फैक्ट लिख देंगे। बाकी लोग एक फैक्ट लिख के आएंगे, मात्र देवी की मूर्ति मिली है। आप मात्र देवी की मूर्ति के आगे 4 बातें लिख के आओगे, मुकुट, दुबली पतली, आभूषण, केस, सज्जा, 4 बातें लिख के आओगे। और इसी से थोड़े थोड़े मार्क्स हमारे जो वो बढ़ते हैं। एक बार यहां तक की बातें बताएंगे। ये 3 पॉइंट एकदम क्लियर है क्या? क्या आगे बढ़ सकते हैं? बुल को भी काफी मानते थे। बिल्कुल सर, आपको बिगेस्ट टीचिंग क्वालिटी है, आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं। थैंक यू। सर प्री के लिए नहीं, ये नोट्स पढ़ सकते हैं क्या? प्री के लिए यही पढ़ने हैं, ये ही पढ़ने हैं। ये पढ़ लिए तो अभी जो यूपीएससी का प्री जो था उसमें हिस्ट्री के बहुत टफ क्वेश्चन आए, और ये नोट्स अपने काफी दिनों से बने हुए तैयार पड़े हैं, और इसमें से लगभग लगभग सारे क्वेश्चन थे। यस सर, ठीक है। तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजियस फीचर्स जो देख रहे हैं, तो एक पॉइंट हमने बात की कि पॉलीथिज्म, दूसरी हमने यहाँ पर बात की मदर गॉडेस, तीसरी हमने बात की पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। चौथा हम चलते हैं कि यहां पर ये लोग प्रकृति पूजा भी किया करते थे। प्रकृति पूजा, नेचर वर्शिप। नेचर वर्शिप में सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें मिलता है वृक्ष की पूजा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें मिलता है वृक्ष की पूजा। वृक्ष की पूजा में 2 प्रकार की वृक्ष की पूजा यहां पर देखने को मिलती है। एक वृक्ष की पूजा का यहां पर मतलब है कि सीधे पेड़ की ही पूजा, वृक्ष की ही पूजा, प्रत्यक्ष रूप से वृक्ष की पूजा। दूसरा जो वृक्ष की पूजा का रूप है उसमें है वृक्ष की आत्मा की पूजा। वृक्ष की आत्मा की पूजा, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ये मानते थे कि वृक्ष के अंदर एक, हर वृक्ष की भी अपनी एक आत्मा होती है। सर नोट्स बनाने की जरूरत है क्या? अरे कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको जो बता रहा हूं आप साथ के साथ उसको बस याद कर लेना, और इस तरीके के कुछ शॉर्ट नोट्स जैसा कुछ बनाना चाहो तो बना लेना। हालांकि मैं भी आपको शॉर्ट नोट्स बना के दूंगा, पर आप भी यदि बनाना चाहो तो बना लेना। और इवन आप में से कोई मेरा काम यदि आसान कर दे कि जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैसे वैसे यदि बना के अंतिम जब क्लास हो तो आप मुझे दे दें तो मेरा काम आसान हो जाएगा, वरना बाद में मुझे लिखने पड़ेंगे, हाथ से लिखूंगा, है ना। पर आप यदि कोई कर दे, आप में से हिंदी का कोई एक विद्यार्थी कर दे, कोई एक इंग्लिश का कर दे, तो मेरे तो मौज हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा जी प्रकृति पूजा। देवता कब कौन सा सब्जेक्ट कराएंगे, डट जाओ, और एक बार ये पढ़ाएंगे तभी तो ना करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कमेंट सेक्शन कर देता हूँ बंद। आई कैन डू दैट फॉर यू इन इंग्लिश। ओके थैंक यू, प्लीज़ आप कर देंगे तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। हम बात कर रहे हैं नेचर वर्शिप। यहाँ पर प्रकृति पूजा देखने को मिलती थी और वृक्ष की पूजा की जाती थी। वृक्ष की पूजा एक तो डायरेक्टली सीधे वृक्ष की पूजा, दूसरा आत्मा की पूजा, वृक्ष की आत्मा की पूजा। आपको कि वृक्ष की आत्मा की पूजा ये कैसे, आपको कैसे पता लगा वृक्ष की आत्मा की पूजा? क्योंकि यहाँ पर एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसमें कि एक वृक्ष यहाँ दिखाया गया, एक वृक्ष यहाँ दिखाया गया, और उसके बीच में एक कोई व्यक्ति दिखाया गया।
एक व्यक्ति जैसा कुछ दिखाया गया है। तो वो यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वृक्ष की आत्मा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वृक्ष की आत्मा में यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जो देव हैं वो भी लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की वन देवियां, अलग अलग प्रकार की यहां पर क्या खड़ी हुई हैं, वन देवियां। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट, मैं अभी आपको जब इसके चित्र दिखाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आगे चलकर यक्ष यक्षिणियां, ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। यक्ष यक्षिणियां क्या होती है, तो एक तरीके से यूं मान लो कि जूनियर देवता, देवताओं के असिस्टेंट टाइप में, जिसको यक्ष यक्षिणी का कॉन्सेप्ट आगे चल के आएगा आपके। तो उसी प्रकार का एक कॉन्सेप्ट यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी था। ये मैं आपको अभी एक इसका डायग्राम दिखाता हूं, मूर्ति दिखाता हूं, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो यदि हम यहां पर देखें तो ये एक दिखाने की कोशिश की गई है। इसका क्या कहेंगे, मूल्यांकन इस रूप में किया गया है कि ये दो वृक्ष हैं, यहां पर ये दो वृक्ष हैं और इसके बीचों बीच एक कोई आत्मा जैसी, व्यक्ति भी नहीं कहेंगे, एक आत्मा जैसे एक रूप दिखाया गया है। तो ये वृक्ष की आत्मा की पूजा की जाती थी, ऐसा माना जाता है। और यहां पर इनका स्वागत करने के लिए बहुत सारी वन देवियां खड़ी हुई हैं। यहां पर इनका स्वागत करने के लिए क्या खड़ी हुई है, बहुत सारी वन देवियां जो है वो खड़ी हुई हैं। और एक व्यक्ति जो है लंबी शिखाओं वाला, लंबी जटाओं वाला एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है और इसके सामने एक बकरा या बकरी जैसा भी कुछ कुछ जो दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का एक इमेज मुझे यहाँ पर क्या बिल्कुल नज़दीक से वो लंबी शिखाओं वाला व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, जिस पर मैं एग्जैक्टली बता दूं। मैं आपको एक बार आपकी वाली स्क्रीन में देखता हूँ, क्योंकि कई बार दूर से कोई चीज़ सही ज़्यादा दिखाई देती है। यासिक है ये, है ना, यासिक है। ठीक है। तो ये एक यहाँ पर वृक्ष की पूजा का एक अजीबोगरीब जो है वो आपके फोटो जो देखने को मिलता है। तो यदि मैं आपको ये नोट से पढ़वाऊं तो यहाँ पर क्या है, वृक्ष पूजा, यहाँ पर दो रूप में पूजा होती थी। एक सीधे वृक्ष को प्राकृतिक रूप में, दूसरा वृक्ष में निवास करने वाली आत्मा की पूजा। ये एक स्पेशल सील मोहर मिली है मोहनजोदाड़ो में। कहाँ मिली है, मोहनजोदाड़ो में एक विशिष्ट मोहर मिली है, जिसमें कि एक देवता को पीपल के वृक्ष की दो शाखाओं के बीच खड़ा हुआ दिखाया गया है। पीपल के वृक्ष की दो शाखाओं के बीच खड़ा हुआ दिखाया गया है। वो एक तरीके से आत्मा को इंगित करता है। और 7 मानव जो है वो अलग अलग आकृति वाले इस तरीके से खड़े हुए दिखाई दिए गए हैं। और एक लंबे बालों वाली आकृति भक्ति भाव से घुटने टेक कर नतमस्तक है, जिसमें कि पीछे एक बकरा बकरी है जिसका मुंह आदमी जैसा है। इसका मुंह आदमी जैसा है लेकिन वैसे बकरा बकरी दिखाया गया है। तो ये अपने आप में बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। और यही कॉन्सेप्ट मैं इसकी तुलना आपसे करवाना चाहता हूं। यही कॉन्सेप्ट सांची और बरहुत के जो स्तूप हैं उसमें भी देखने को मिलता है, यानी कि बौद्धिज्म से भी कहीं ना कहीं ये सिमिलैरिटी बैठती है। ये जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, यही जो चीजें हैं कहां पर देखने को मिलती है, बरहुत और सांची के जो पिलर्स हैं जो कि ज्यादातर बौद्धिज्म के नजदीक हैं, वहां पर भी इसी प्रकार के पिलर्स में ऐसी प्रकार की कुछ कुछ इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो ये इमेज कैसी है, देखो आप कहोगे सर इतनी बातें याद कैसे रहेंगी। कुछ नहीं, यदि आपने इमेज को दिमाग में बिठा लिया तो याद रखना ही नहीं है इमेज को दिमाग में। इसीलिए मूर्तियां आपको यहाँ पर ये दी है। और ये जब बुक फॉर्मेट में आएगी तो कलर्ड आएगी। बुक फॉर्मेट में जब ये आएगी तो कलर्ड आएगी, ताकि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से नोटिस कर सको और आपके दिमाग में वो बैठ जाए। तो यदि इसमें आप वापस देखें तो हमने कहा जी ये पीपल के वृक्ष की 2 शाखाएं हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति जैसा कुछ रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर जो 7 वन देवियां जो वो खड़ी हुई हैं, 7 हैं। एक व्यक्ति लंबे शिखाओं वाला नतमस्तक हुए बैठा हुआ है। और यहाँ पर एक बकरा दिखाई दे रहा है जिसका मुंह जो है वो आदमी जैसा है। इस प्रकार से वृक्ष की पूजा करते हुए, पीपल वृक्ष की पूजा करते हुए एक ऐसी सील, एक ऐसी विशिष्ट मोहर हमें मिली है। कहां से, मोहनजोदाड़ो से। कहां से मिली है, मोहनजोदाड़ो। तो अभी तक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर 4 बातें कर चुके हैं। कितनी बातें कर चुके हैं, 4 बातें। क्या क्या हम 4 बातें कर चुके हैं। सबसे पहली विशेषता हमने कहा जी यहां पर पॉलीथीज्म देखने को मिलता है, यहां पर बहुदेववाद देखने को मिलता है।
दूसरी विशेषता हमने यहाँ पर बात की, यहाँ पर मदर गॉडेस यानी कि मातृ देवी की जो पूजा है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो देखने को मिलते हैं, और मदर गॉडेस की क्या क्या विशेषता है वो देखा। तीसरा हमने यहाँ पर बात की, मदर गॉडेस के अलावा जो आपके पुरुष देवता हैं उसके अंदर पशुपति शिव जो है उसकी सील के बारे में बात की, जो कि कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से जो मिली है। सील की बनी बेचारी सेल खड़ी से बनी हुई जो आपकी मूर्ति है जो कि मोहनजोदाड़ो से मिली है। उसके बाद में चौथा हमने यहाँ पर जो वृक्ष की पूजा है वो उसमें देखा कि दो रूपों में वृक्ष की पूजा की जाती थी। उसमें मोहनजोदाड़ो के अंदर एक जो इसी प्रकार की क्या मिली है, एक विशिष्ट मोहर मिली है। और जो है वो क्या विशेषताएं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक विशेषता ये भी थी कि ये आत्मा की अमरता को या फिर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कंटिन्यूटी ऑफ सोल और रीबर्थ, उसमें विश्वास करते थे। कैसे पता लगा उसमें विश्वास करते थे? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कब्र मिली है जहां पर कुछ वस्तुएं पास में रखी हुई है। एक व्यक्ति की लाश के पास में वस्तुएं रखने का पर्याय रीजन ये माना जाता है कि उनका ये मानना है कि अगले जन्म में जब इनका जन्म होगा, इस व्यक्ति का जन्म होगा, तो इससे शुरुआत हो। इसलिए हमें पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो किस में यकीन करते थे, रीबर्थ में, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके अलावा हमें कई जगह पर स्वास्तिक का चिन्ह देखने को मिलता है। इसका चिन्ह देखने को मिलता है, स्वास्तिक का चिन्ह जो वहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा वहां पर अलग अलग प्रकार के ताबीज देखने को मिलते हैं। इससे पता लगता है कि वो लोग टूणे टोटके में भी, अंधविश्वास में भी विश्वास किया करते थे। सुपरस्टिशंस बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, ताबीज। इससे ये पता लगता है कि वो टूणे टोटके, अंधविश्वास, इन सब में भी विश्वास किया करते थे। लेकिन एक यूनिक बात जो है, आपको कि लगभग सर सारी बातें ये तो आपके आज के हिंदू धर्म के बराबर आप देख रहे हो। हिंदू धर्म में भी ये था सर, हिंदू धर्म में भी स्वास्तिक मिलता है सर, हिंदू धर्म में भी रीबर्थ को मानते हैं सर, हिंदू धर्म में भी वृक्ष पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में भी पशुपति शिव है, हिंदू धर्म में मदर गॉडेस है, हिंदू धर्म भी पॉलीथीज्म वाला है। तो क्या पूरे तरीके से हिंदू धर्म पर ये कोई आधारित था क्या? तो देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हिंदू धर्म से थोड़ी सी अलग है कि यहां पर कोई मंदिर या धार्मिक स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। क्या नहीं प्राप्त हुआ है? कोई मंदिर या फिर धार्मिक स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि वो लोग यज्ञ या अनुष्ठान किया करते थे, हवन यज्ञ या फिर कोई अनुष्ठान जो वो किया करते थे। कैसे पता लगा? तो सर कालीबंगा से यहां से कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, या फिर वो हरियाणा में जो था, हरियाणा में कौन सी जगह थी, बनावली, कालीबंगा, बनावली, यहां से कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि यज्ञ वगैरह किए जाते थे। तो मंदिर या धार्मिक स्थान नहीं थे, लेकिन यज्ञ वगैरह जो है यहां पर होते थे। इसके अलावा पशु पूजा, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। पशु पूजा, पशुओं की पूजा ये करते थे, इसके एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलते हैं। और इसके एग्जाम्पल तो ऑलरेडी हम जैसे पशुपति शिव की मूर्ति में मैं बता के आ चुका, या फिर अभी जो वृक्ष पूजा वाला बताया था उसमें भी मैं आपको बता के आ चुका कि बकरा जो है उसके अंदर देखने को मिलता है जिसका आदमी जैसा मुंह दिखाई देता है। तो ये सब क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के धार्मिक प्रकृति की विशेषताएं हैं। इस प्रकार का नेचर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है, और इसमें हमने काफी डिटेल में सारी चीजें डिस्कस कर ली। यदि इनमें 5-5 नंबर के भी सवाल आते हैं तो भी आप इनको इजीली जो वो लिख पाएंगे। तो ये इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। और इसकी पूरे की जो तुलना है, अनुष्ठान, लिंग पूजा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसा आज के हमारे हिंदू धर्म के अंदर होता है उसी प्रकार से यहाँ पर लिंग पूजा भी देखने को मिलती है। इसी वजह से जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म को आज के हिंदू धर्म के समान बताया, ठीक है। तो ये हमने यहां पर इसकी क्या देखी है, विशेषताएं देखी है। और उसमें से एक पॉइंट और लिख लेते हैं, और वो क्या है, लिंग पूजा। तो ये हमारे यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके धार्मिक विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली बातें जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, वो 10-11 पॉइंट क्या है
जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की धार्मिक विशेषताओं के बारे में बताते हैं, वो सब भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम बात करेंगे वैदिक रिलीजन के बारे में। वैदिक रिलीजन के अंदर रिलीजियस जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है, ठीक है ना। इंडियन हिस्ट्री बुक आगे के मार्केट में देखो, आप क्लास को यदि थोड़ा सा ध्यान से सुनो ना, तो मैं सारी बातें बता चुका हूँ, कब कौन सी बुक क्या नहीं है। बस आप बीच बीच में देखते रहते हो ना, तो वो गड़बड़ है। हरदेनाथ का कहना है सर, अजामुख की मूर्ति ह्यूमन बॉडी विद गॉड फेस मूर्ति राजस्थान के शायद रंग महल से आर्कियोलॉजिकल साइट से मिली है। मे भी ऐसा हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं है, राजस्थान की हिस्ट्री बहुत कम पढ़ी है मैंने, तो मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है ऐसा कुछ मूर्ति मिली हो। ठीक है, चलिए चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे वैदिक रिलीजन के बारे में, ठीक है। ये नोट्स वगैरह कल अपलोड कर दिए जाएंगे। एक बार हम इसमें से देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि हम इसमें से जो PYQ है ऑब्जेक्टिव वाले, वो हटा के शेयर करेंगे। उसका कारण बहुत सिंपल है, अदरवाइज आप उसकी जब प्रिंट आउट निकलवाते हो ना, आपको लगता है यार इतना बल्कि है, तो वो PYQ की अलग बुक आती है, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। इतिहास के PYQ की बुक ऑलरेडी अवेलेबल है। यदि आप चाहते हैं तो वो बुक डायरेक्ट वैसे ले सकते हैं, लेकिन हम ये जो नोट शेयर करेंगे इसमें से वो हटा के करेंगे, ताकि आपको मेंस के टाइम पर पढ़ते समय में यूं नहीं लगे कि यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। किशन सिंह, थैंक यू सर, माँ भगवती की कृपा और आपका आशीर्वाद रहा तो सब अच्छा होगा, थैंक यू। सीमा सर, मुझे लाइब्रेरी प्रोग्राम का कोई बेनिफिट नज़र नहीं आया अभी तक, ये प्रोग्राम कैसे बेनिफिशियरी है? वो तो आप लाइब्रेरी आएंगे तभी आपको पता लगेगा, है ना, बाहर बैठे बैठे नहीं पता लगेगा। और दूसरी बात कि लाइब्रेरी प्रोग्राम का बेनिफिट जो लाइब्रेरी में आ चुके हैं उनके लिए भी तभी है जब आप सारे पेपर वगैरह दें, अपने मेंटोर से मिलें, है ना, आप अपने जो क्वेश्चन है वो चेक करवाएं, तब है फ़ायदा। अदरवाइज तो इससे सामान्य एक लाइब्रेरी जैसी होती है जिसमें बैठ के पढ़ने का माहौल, तो वो तो लगभग सभी जगह है। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको 150 ऐसे लोगों का, 300 ऐसे लोगों का ग्रुप मिल जाता है, जिसमें कि सारे RS मेंस की ही तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्पेसिफिकली हर हफ्ते का उसके पास टारगेट फिक्स है ना, ये बात है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जूम मेंटरशिप कब स्टार्ट होगी? बिल्कुल, उसके बारे में अब जल्दी ही अपनी शुरुआत कर देंगे। अब मैं आ गया हूँ क्लास के अंदर, तो सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पर आपके चलती रहेंगी। थैंक यू। चलिए, मैं इस सेशन को यहीं कर देता हूँ ख़त्म।